क्या हुआ भाई? देव इधर बैठना है आगे, फर्स्ट बेंच। और आपका क्या नाम है जो पानी पी रहे हो? आ जाओ इधर फर्स्ट बेंच। देव इधर। चलो, अब अगर मुझे बात करते हुए कोई दिखा तो मैं क्लास के बाहर कर दूंगा। कहां जा रहे हो भाई तुम लोग? चलो अंदर। तुम सभी लोगों को बोल रहा हूं, कहां जा रहे हो क्लास के बाहर? चल। ये शीट अब खत्म हो गई। चलो, ओके। ठीक है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस बोलो। क्या हुआ? ये अभी अवेलेबल नहीं है, अब 5 दिन बाद मिलेगी। एक कल भी बांटूंगा, तो कल जो क्लास में आएगा उनको नोट्स मिलेंगे, नहीं तो नोट्स गए। ठीक है, चलो। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस। तो बीच में उधर दिव्या, तुम्हारे पास में क्या नाम है इसका? क्या? रौनक, बात नहीं अब। यस। ऑनलाइन में भी अक्षता, ममता, मानस, हिमांशु, खुशनुमा, आदित्य, सौम्या, जय श्री राम। क्या बात है। और पवन, नाम ही उसका जय श्री राम है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग एसबीआईएल में पार्ट बी लेबर लॉ पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 16 हम लोगों का चल रहा है। बराबर। क्या नाम है चैप्टर नंबर 16 का? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि लेबर्स जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ, उनकी वर्किंग कंडीशन का किस तरीके से ध्यान रखा है सरकार ने, वो सब बातें इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो एक्ट है, ये जो कोड है, ये अभी 2020 में आया है। एप्लीकेबिलिटी इसकी 21 नवंबर 25 से हुई है। इसके पहले पुराने कानून हुआ करते थे। लास्ट से तीनों, अगर अब बात करते हुए पीछे लास्ट बेंच, अब अगर बात करी तो क्लास के बाहर। ये जो पुराने एक्ट थे, फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, उनको हटा करके इस अटेम्प्ट से हमारे पास में क्या है, एक कंबाइन कोड ये वाला आ गया, जिसके मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन सेक्शन हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। सेक्शन 57 तक का डिस्कशन हमारा हो चुका था, और अब बचा हुआ आज हमें आगे सेक्शन 79 से पढ़ना है। मेरे हिसाब से आधा पौन घंटा लगेगा, और ये चैप्टर हम लोगों का आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इसके क्वेश्चन मतलब
इस नए कोड के क्वेश्चन तो नहीं है, पर जो पुराने एक्ट में सिमिलर क्वेश्चन थे वो वाले हम अभी भी साथ में यहां पर कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 18 हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से। तो फटाफट से देखते हैं सेक्शन नंबर 79। क्या आप लोग थोड़ा बहुत भी जाकर के घर पे एसबीआई अभी पढ़ रहे हैं? मैं वैसे बात कर चुका हूं आप लोगों के साथ पर से कि पार्ट ए में नहीं किया तो कोई समस्या नहीं, पर ये वाला पार्ट अगर घर जाकर के नहीं कर रहे हो तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, तुम लोगों का नुकसान है, क्योंकि ये ऐसे एक बार में याद होना नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है मैं बोल दूं कि 3 सेक्शन याद कर लो इसी में से आएगा। इतने सारे सेक्शंस हैं, इनमें से कोई सा भी सेक्शन 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। वो तभी कर पाओगे जब घर जाकर के कम से कम एक बार रीडिंग करोगे उसके बाद, क्योंकि टेस्ट तो अपन वैसे भी नहीं दे रहे, टेस्ट के नाम पे तो भाग रहे हैं अपन, तो घर पे तो कम से कम खुद से तो पढ़े। रही बात टेस्ट कॉपीज की, टेस्ट कॉपीज में वापस से चेक कर रहा हूं, मेरे पास में आ चुकी है लगभग 6-7 कॉपीज मैंने चेक कर भी दी है। कल मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को सारी कॉपी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो हाफ ईयरली की कॉपी है वो वाली। सेक्शन नंबर 79, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस एक्ट का सेक्शन नंबर 79। ऑनलाइन वालों 1 मिनट देना बस मुझे, ये आईपैड ऐसा कैसे हो गया। चलिए, सो सेक्शन नंबर 79, अप्रूवल एंड लाइसेंसिंग ऑफ द फैक्ट्री। हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने बात ऑलरेडी कर रखी, पीछे बात मत करो यार, इसके बारे में ऑलरेडी अपन लोगों ने बात कर रही है सेक्शन नंबर 3 के अंदर, जहां पर रजिस्ट्रेशन की बात करी थी अपन ने कि जब भी आप कोई सी एस्टेब्लिशमेंट ओपन करते हैं तो आपको पहले ऑथोरिटी को बताना पड़ता है, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। तो सेक्शन नंबर 79 क्या बोल रहा है कि जब भी आपको कोई फैक्ट्री ओपन करनी हो या फैक्ट्री को एक्सटेंड करना हो तो ऐसे केस में पहले उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस खत्म हो जाए तो उस लाइसेंस को बाद में रिन्यू भी करवाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रूल्स बना सकती है कि आपको जब भी फैक्ट्री बनानी हो तो उस फैक्ट्री के रिस्पेक्ट में क्या स्पेसिफिकेशन नेचर देना पड़ेगा, अप्रूवल फॉर द फैक्ट्री साइट एंड कंस्ट्रक्शन, ग्रांट एंड रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आप एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन किस मैनर में सबमिट होगी, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, उस सब का पावर किसके पास में है, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट उन सभी के रिगार्डिंग रूल्स बनाने का पावर अपने पास में रखती है, ताकि आपको लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाए, और जो लाइसेंस ग्रांट किया अगर वो खत्म हो जाता है तो उसे बाद में वापस से रिन्यू भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने ना तो 30 डेज में आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और ना ही उसे रिजेक्ट, तो डीम्ड अप्रूवल बोल रहे हैं कितने दिनों के बाद, 30 डेज के बाद। आपने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि मुझे फैक्ट्री का लाइसेंस दे दो, और गवर्नमेंट ने लाइसेंस नहीं दिया, ना ही आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल किया, तो 30 दिन बाद अपने आप क्या हो जाएगा, आपका लाइसेंस अप्रूव कर दिया जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन फाइल करी, गवर्नमेंट ने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, और आपको ऐसा लगता है कि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए थी, तो आप उसके खिलाफ क्या फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। और अपील कितने दिनों में फाइल होगी, 30 डेज के अंदर अंदर। और अपील कहां जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कब, जब स्टेट गवर्नमेंट मना कर दे उसके बाद। पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास फाइल करो, स्टेट गवर्नमेंट अगर रिफ्यूज कर दे तो कहां चले जाना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाना। बोलो बराबर बात है क्या। देन कम्स सेक्शन नंबर 80, लाइबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ प्रीमाइसेस। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी, फैक्ट्री के ओनर की, प्रीमाइस के ओनर की। तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सेक्शन 80 प्रोवाइड दैट वेयर मल्टीपल फैक्ट्री ऑपरेट इन द सेम प्रीमाइस यूजिंग द कॉमन फैसिलिटी, द ओनर एंड ऑक्यूपायर आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर सच फैसिलिटीज। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक ही जगह है कॉमन, उस कॉमन जगह पर 3 लोग अपनी अपनी फैक्ट्री चला रहे। जैसे आपने एसईजेड का नाम सुना है,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो एक लैंड एरिया होता है, वहां पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं। तो क्या सब लोग अपना अपना रोड अलग बनवाएंगे? क्या सब लोग अपना अपना हॉस्पिटल अलग बनवाएंगे? क्या स्कूल अलग बनवाएंगे? क्या नहीं। तो कुछ फैसिलिटीज ऐसी होती है जो जॉइंटली भी लोग यूज करते हैं, तो ऐसे केस में वो सब लोगों को जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। व्हेन प्रीमाइस और अ बिल्डिंग आर लीज्ड टू डिफरेंट ऑक्यूपायर्स, जब आप क्या करते हैं, अपनी प्रेमाइस अलग अलग लोगों को किराए पर देते हैं। लीज का मतलब आप सिंपल सी भाषा में क्या ध्यान रखिए, रेंट पर देना। जब आप किराए पर एक ही जगह बहुत सारे लोगों को देते हैं, तो ईच ऑक्यूपायर रन्स अ सेपरेट फैक्ट्री, सब लोग अपनी अपनी अलग अलग फैक्ट्री वहां पर चलाएंगे। तो वहां पर आपको फैसिलिटी देनी पड़ती है सेफ्टी की, जगह का एंट्री एग्जिट, वहां का हाइजीन, वहां की क्लीनिंग, वेंटिलेशन। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आ जाती है? जॉइंटली एंड सेवरली, मतलब सभी लोगों को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहां की क्या ध्यान रखें, हेल्थ सेफ्टी का, वर्किंग कंडीशन का ध्यान रखें। सभी लोगों की गलती मानी जाएगी। ईच कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुल कंप्लायंसेस, पूरे कंप्लायंस के लिए किसी भी एक पार्टी या सभी पार्टीज को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। तो मस्ट इंश्योर प्रॉपर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कॉमन फैसिलिटीज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो बोले वो सारी फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी मिलजुल करके, अगर नहीं दी तो सभी की गलती इसके अंदर मानी जाएगी। इफ अ मल्टीपल फैक्ट्री ऑपरेट इन द वन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर पे अलग काम चल रहा है, दूसरे पे अलग चल रहा है, तीसरे पे अलग चल रहा है, और सब लोग अलग अलग कर रहे हैं, बोथ द बिल्डिंग ओनर एंड द फैक्ट्री ऑक्यूपायर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कॉमन फायर सेफ्टी सिस्टम। फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए सभी को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। किसी भी एक ने नहीं दिया तो सजा सब लोगों को मिलेगी। आई बात समझ में? बोलो, क्या यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या? एक काम करो, 79 और 80 फटाफट से 2 मिनट में बुक से रीड करो। कोई भी बात करते हुए दिखा तो क्लास के बाहर, खास करके तुम लोग पीछे से। बोलो भाई, ऑनलाइन में कोई समस्या हो तो बताओ।
फोर्थ वाला पॉइंट इतना खास है नहीं, पर फिर भी मैं बता रहा हूं, बार बार पूछ रहे हैं सब लोग। व्हेन फैक्ट्री इज नॉट कंसीडर्ड एक्सटेंडेड, अरे बात नहीं, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जगह को बढ़ाना या फिर जगह को कम करना, कम करने को भी एक्सटेंशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। मान लीजिए आपकी पहले पास एक फैक्ट्री थी जिसमें 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया था, कितना था, 1000 स्क्वायर मीटर। गवर्नमेंट ने बोल रखा है अगर फैक्ट्री चलानी है तो 500 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, आपका कितना था, 1000। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं। जब आपने 1000 वाली फैक्ट्री डाली थी तो गवर्नमेंट से पूछ लिया था। अब आप उस 1000 स्क्वायर मीटर को बड़ा करके या तो 1200 कर रहे हैं या फिर 800 कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत है, तो बोल रहे हैं पूछने की जरूरत नहीं है अगर, पहला पॉइंट, मिनिमम सेफ स्पेस इज नॉट रिड्यूस्ड। गवर्नमेंट के हिसाब से मिनिमम सेफ स्पेस 500 था, आपने 1000 को 800 किया तो अभी भी 500 से ज्यादा ही है, तो पूछने की जरूरत नहीं। और दूसरा, नो एडवर्स इफेक्ट, फैक्ट्री में एक नई मशीन लेकर के आए, क्या उस मशीन से इन्वायरमेंट पे या वर्कर की हेल्थ पर एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है क्या, अगर हाँ तो पूछने की जरूरत है, अदरवाइज परमिशन लेने की जरूरत नहीं। मतलब इन दो केसेस में एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई खास बात ये बहुत ज्यादा है नहीं, समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं तो छोटा मोटा लिख करके उसको छोड़ दो। ठीक है, क्लियर। अब बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन इन दो सेक्शंस के अंदर, क्लियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 81, पावर टू अप्लाई कोड टू सर्टेन प्रीमाइसेस। वैसे तो हमने क्या बोला है कि ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ स्टैंडर्ड जो कोड है, वर्किंग कंडीशन कोड है, ये किसके ऊपर लगता है, फैक्ट्री के ऊपर। किसके ऊपर लगता है, फैक्ट्री। और फैक्ट्री मतलब क्या, 20 या फिर 40, 20 विथ पावर, 40 विदाउट पावर, बराबर इतने लोग काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे, तो उस प्रीमाइस को फैक्ट्री बोलते हैं। और जैसे ही फैक्ट्री बोला, ये वाला एक लगना चालू हो जाएगा। हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं मात्र 5 लोग, कितने लोग काम कर रहे हैं, 5। वो मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर रहे, तो भी गवर्नमेंट ने आकर के जबरदस्ती बोल दिया कि तुम्हारे ऊपर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड लगेगा। लगेगा क्या, हाँ, गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि भले ही किसी भी रिक्वायरमेंट्स में वो क्या बोल सकते हैं कि दिस कोड विल अप्लाई। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऐसा बोल सकती है कि ऐसी कोई सी भी जगह जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, वो पावर से हो या बिना पावर के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर कितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला फैक्ट्री है मतलब फैक्ट्री है, और फैक्ट्री है मतलब ये वाला कोड लगना चालू हो जाएगा। सच प्लेस शेल बी डीम्ड टू बी ट्रीटेड एज अ फैक्ट्री अंडर द कोड। मतलब भाई ने बोला कि फैक्ट्री है मतलब फैक्ट्री है, भले ही वहां पर सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हो। क्या बात समझ में आई। और ओनर को अपने आप ही क्या मान लिया जाएगा, ऑक्यूपायर। वैसे ऑक्यूपायर का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है, मैंने पहले दिन पढ़ाया था जब ये कोड चालू किया था। ऑक्यूपायर का जनरली मतलब क्या होता है, फैक्ट्री ओनर, या फिर सिंपल डेफिनेशन के टर्म्स में बात करें तो ऑक्यूपायर मतलब वो पर्सन जिसका फैक्ट्री के ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल होता है। क्या होता है, अल्टीमेट कंट्रोल, जो वो बोलेगा वो काम होगा। तो जनरली हम किसको मान लेते हैं, फैक्ट्री के ओनर को ही फैक्ट्री का ऑक्यूपायर मान लेते हैं। पर ओनर इंडिविजुअल हुआ तो आसान बात है, कंपनी के केस में किसको मानते हैं, डायरेक्टर को। पार्टनरशिप के केस में किसको मानते हैं, पार्टनर को। गवर्नमेंट अथॉरिटी के केस में किसको मानते हैं, जिस पर्सन को गवर्नमेंट अपॉइंट करे। ये डेफिनेशन आप लोगों की कॉपी में अगर आपने नोट्स लिखना चालू किए होंगे तो चैप्टर नंबर 16 के जो मैंने नोट्स भेजे थे उसके अंदर डेफिनेशन लिख करके भेज चुका हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, यहां तक की बात, बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन, ठीक। सेक्शन नंबर 82, डेंजरस ऑपरेशन। डेंजर मतलब क्या होता है, खतरा। डेंजर मतलब क्या, खतरा। तो सेक्शन नंबर 82 बोलता है कि अगर ऐसी कोई सी भी जगह जहां पर डेंजरस ऑपरेशन कैरी किए जा रहे हैं, मतलब जो जोखिम भरे काम है, जैसे केमिकल की फैक्ट्री हो गई, जैसे एक्सप्लोजिव्स बम बारूद की जो फैक्ट्री होती है वो होती है, ऐसी जगह के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट एडिशनल रूल बनाना चाहे तो एडिशनल रूल्स भी बना सकती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है ऐसी फैक्ट्री के लिए जहां पर क्या किए जा रहे हो, डेंजरस ऑपरेशंस किए जा रहे हो, खतरे वाले काम जहां पर किए जा रहे हो, वहां के लिए एडिशनल रूल बना सकते हैं। स्पेसिफाई द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेंजरस है, एंड मे प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन ऑन सच ऑपरेशन। और वहां पर फिर प्रेग्नेंट वुमेन को काम करने से मना भी किया जा सकता है। साथ ही साथ क्या बोला गया कि जो डेंजरस ऑपरेशन वाली जगह है उस जगह पर कोई भी आदमी जब काम करने आएगा तो काम
पे रखने से पहले भी उसका एक बार मेडिकल चेकअप किया जाएगा, और जब वो काम करेगा उस समय पर भी मेडिकल चेकअप किया जाएगा। और ऑफ कोर्स मेडिकल चेकअप का पूरा कॉस्ट कौन बियर करेगा? ऑक्यूपायर। कौन बियर करेगा? ऑक्यूपायर। बोलिए, क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? आसान क्वेश्चन था। साथ ही साथ ये बात कोई सिर्फ डेंजरस के केस में तो अप्लीकेबल होती नहीं है। हमने पढ़ा है कि सेफ्टी और वेलफेयर के प्रोविजन तो हर फैक्ट्री को फॉलो करना कंपलसरी है, तो वो डेंजरस ऑपरेशन हो या डेंजरस ऑपरेशन नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन नंबर 83, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमिटी। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बनाना, यहां कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? बनाना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एक कमिटी बनाएगी, जिस कमिटी का नाम क्या होगा? साइट अप्रेजल कमिटी। अप्रेजल का मतलब क्या होता है? चेक करना। अप्रेजल मतलब क्या होता है? चेक करना। और साइट का मतलब होता है प्रीमाइस। लिखो भाई, साइट का मतलब क्या होता है? प्रीमाइस। तो सेक्शन नंबर 83 क्या बोल रहा है? कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो क्या करेगी? एक कमिटी बनाएगी, जिस कमिटी का काम क्या होगा? एग्जामिन एंड रिकमेंड। एग्जामिन का मतलब होता है चेक करना, और फिर गवर्नमेंट को अप्रूवल देना। किस चीज का? कि यहां पर फैक्ट्री बना सकते हैं या नहीं। जिस जगह पर आप क्या करना चाहते हो? हैजार्डस प्रोसेस। हैजार्डस और डेंजरस लगभग लगभग एक जैसी ही बात है, जहां पर जिस काम को करने में खतरा हो। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक या एक से ज्यादा साइट अप्रेजल कमेटी बना सकती है। इस साइट अप्रेजल कमेटी के अंदर चेयरपर्सन भी होगा और दूसरे मेंबर भी होंगे। फालतू बात। इस कमेटी का काम क्या होगा? गिव द रिकमेंडेशन, give the recommendation of initial location of factory involving hazardous process। अगर किसी जगह पर hazardous process कैरी की जा रही है तो वो फैक्ट्री कहां पर ओपन करनी चाहिए। जैसे कि क्या बीच शहर में बारूद की फैक्ट्री लगाने के लिए अलाउ किया जाएगा? क्या नहीं। क्या बोलेंगे कि अगर ये काम करना भी है आपको तो कहां करो? शहर से 20 किलोमीटर दूर। क्यों? मान लीजिए कभी कुछ हो भी जाए ऊपर नीचे, तो किसी इंसान को यहां पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बराबर बात। आपको पता है ऐसे ही कानून होते हैं पेट्रोल पंप को सेटअप करने के लिए भी। बहुत सारे पेट्रोल पंप्स आपने रेसिडेंशियल इलाकों में नहीं देखे होंगे, जहां हमारे घर है। क्या वहां घर के बिल्कुल पास में पेट्रोल पंप आप लोगों ने देखा? बहुत कम जगह होता है, बहुत ज्यादा जगह नहीं है, बहुत कम जगह। किसी किसी केस में अलाउ किया जाता है, अदरवाइज अलाउ नहीं करते। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप भी कैसा है? एक डेंजरस ऑपरेशन है, जहां पर बहुत आसानी से आग लग सकती है। इसलिए साइट अप्रेजल कमेटी बताती है कि डेंजरस ऑपरेशन वाली फैक्ट्री आप कहां पर लगा सकते हैं और कहां पर नहीं लगा सकते। कमिटी अपना रिकमेंडेशन कितने दिनों के अंदर अंदर देगी? 30 डेज, 30 दिनों के अंदर अंदर बताएगी कि आप यहां पर फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं या नहीं। अगर मान लो आपको कमिटी की बात पसंद नहीं आई तो क्या करोगे? अपील फाइल कर देना। क्या हमने सेक्शन नंबर 4-5 में अपील के बारे में पढ़ा था? सेक्शन नंबर 4 के अंदर कि अगर आपको किसी का ऑर्डर पसंद ना आए तो आप अपीलेट ऑफिसर के पास में अपील फाइल कर सकते हैं। हाँ या ना? ठीक। सेक्शन नंबर 84, एक काम करो, ये जो 82 है और ये जो 83 है, दोनों को ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 82 और 83 को। सेक्शन नंबर 84, कंपलसरी डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर का मतलब कौन? पर्सन हैविंग द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द प्रीमाइस या फिर फैक्ट्री, कुछ भी बोल सकते हैं। सेक्शन नंबर 84, कंपलसरी डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर को कुछ कुछ बातें डिस्क्लोज करनी पड़ती है और ये कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं। कौन सी इंफॉर्मेशन? डिटेल्स ऑफ द डेंजर इंक्लूडिंग हेल्थ हैजार्ड, रिस्क फ्रॉम हैंडलिंग द मटेरियल एंड मेजर टू ओवरकम द हैजार्ड। क्या बोल रहे हैं? कि अगर आपकी फैक्ट्री में ऐसा काम चल रहा है जो कैसा है? हैजार्डस, पर फिर भी काम तो करना पड़ता है वो वाला, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो हम काम कर रहे हैं इस काम से कौन सा हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब क्या है? डेंजर, कौन सा खतरा आ सकता है। रिस्क फ्रॉम हैंडलिंग द मटेरियल, ये जो हम काम सर कर रहे हैं इस काम के अंदर और क्या क्या रिस्क आ सकती है, और अगर प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं। जैसे कि आग लगना एक बहुत स्वाभाविक बात है, तो उसके लिए हमने फायर सिस्टम लगा रखा है, इसको क्या बोलते हैं? सेफ्टी मेजर। अरे पेट्रोल पंप का काम करेंगे तो हेल्थ हैजार्ड क्या है? आग लगना। रिस्क क्या है? आग लगना। तो उसका मेजर क्या है? सेफ्टी अलार्म लगाना, वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करना। बराबर बात, बोलो हाँ या ना? ठीक। मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, स्टोरेज का काम हो या कोई सा भी काम हो, इन सभी चीजों के अंदर आपको बताना पड़ता है कि क्या क्या हैजार्ड जो है वो आ सकता है।
पर्सन टू हुम डिस्क्लोजर इज मेड, और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हम किसको दे रहे हैं? वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री, जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो बताओ ना कि भाई जो काम तुम लोग कर रहे हो इसमें कितना खतरा है, खतरा कब आ सकता है, और अगर खतरा आ जाए तो तुम्हें उस समय पर क्या करना है, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेना है। वो किसको बता रहे हैं अपन? वर्कर को बता रहे हैं। वो किसको बता रहे हैं अपन? अपने एरिया के इंस्पेक्टर को, कि देखो भाई हमारे यहाँ आग लग जाए तो ये करने के लिए आ जाना। लोकल अथॉरिटी, नगर निगम जो होता है जिस जगह का, उसके नगर निगम को आप बता दो। इसके अलावा जनरल पब्लिक इन द विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब क्या होता है? नियरनेस, यस। उस फैक्ट्री के आसपास में जो लोकल लोग रहते हैं उनको भी आपको बताना पड़ेगा कि ये जो फैक्ट्री हम चला रहे हैं, इस फैक्ट्री के अंदर ऐसा ऐसा काम हम लोग करते हैं जिसमें ये खतरा है, तो कभी कुछ हो जाए तो आप लोगों को ये सेफ्टी मेजर्स बरतने पड़ेंगे। हाँ या ना? जैसे जो केमिकल फैक्ट्री होती है, इनको बोल रखा है कि आसपास में जितने भी इलाके हैं वहां पर हर सप्ताह 2 सप्ताह में आपको जाकर के अनाउंसमेंट करना है कि केमिकल लीक हो सकता है, और सेफ्टी मेजर क्या है, साथ साथ में मास्क भी बांटना है कि मान लीजिए कभी कुछ हो जाए तो उनके पास में जो सेफ्टी मास्क है वो उस समय पर अवेलेबल रहे। तो ये आपको किसको बताना है? वर्कर को बता दो, इंस्पेक्टर को बता दो, लोकल अथॉरिटी को बता दो, और आसपास में जो जनता रहती है उस जनता को भी बता दो, ताकि, क्योंकि डेंजर तो उन्हीं लोगों को फेस करना है ना, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि क्या खतरा यहां पर है। सेफ्टी पॉलिसी बनानी है। क्या बनानी है? सेफ्टी पॉलिसी। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रिपेयर द डिटेल्ड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, और सेफ्टी एंड पॉलिसी बना करके किसको इन्फॉर्म कर दो? इंस्पेक्टर को। मस्ट इंक्लूड क्वांटिटी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द वेस्ट, जो हम इंडस्ट्री चला रहे हैं उस इंडस्ट्री के अंदर कितना वेस्ट निकलेगा उसकी क्वांटिटी बतानी पड़ेगी, और उस वेस्ट को हम किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करने वाले हैं, मतलब खत्म करने वाले हैं, उसका मेथड आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है मेथड क्या हो कि भाई जो भी हमारे यहाँ से वेस्ट आता है हम उसे कंटेनर में भरते हैं और 20 किलोमीटर दूर एक खाली जगह है वहां पर जाकर के उसे डंप कर देते हैं। तो ये क्या है? मेथड ऑफ द डिस्पोजल। और क्वांटिटी कितनी है वो भी आपको बताना पड़ेगा। क्वांटिटी कितनी, वेस्ट किस प्रकार का है, स्पेसिफिकेशन बताना है, और उसे किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ये मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? हैजार्डस प्रोसेस के बारे में। ऐसी 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 फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर खतरा है, जहां पर डेंजर है, तो उसमें एडिशनल मेजर्स हम लोगों को लेने की जरूरत है। साथ ही साथ हमें एक बनाना पड़ता है क्या? ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। प्रिपेयर अ इमरजेंसी प्लान विद द अप्रूवल ऑफ द इंस्पेक्टर। मतलब एक इमरजेंसी प्लान बना करके रखो, और वो किससे अप्रूव करवाना है? इंस्पेक्टर से। इंक्लूड डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स। इमरजेंसी प्लान के अंदर क्या होना चाहिए? डिजास्टर का मतलब क्या होता है? डिजास्टर का मतलब क्या? प्रलय, प्रलय, प्रलय। अरे डिजास्टर का मतलब ऐसी कोई सी भी सिचुएशन जो डिस्टरबेंस क्रिएट करती है उसको क्या बोलते हैं? डिजास्टर बोलते हैं। डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, ठीक। तो डिजास्टर कंट्रोल के मेजर्स आपके पास में होने चाहिए, बराबर। जैसे कि आप एक कोशिश करके रखिए कि अपने आसपास में कोई खाली जगह, फैक्ट्री की बिल्डिंग बिल्डिंग खाली रखिए, ताकि अगर कुछ हो तो आप वर्कर्स को फटाफट से वहां पर ट्रांसपोर्ट कर पाए। और ये जो इमरजेंसी प्लान बना रहे हो इसको सिर्फ बनाना नहीं है, बताना है किसको? वर्कर्स को और नियर बाय पब्लिक को। अरे आसपास वाले लोगों को बता देना कि आग लग जाए तो कैसे बुझानी, अगर उनको नहीं पता होगा तो आग कैसे बुझाएंगे? वो तुम तो अंदर हो आग में, हाँ या ना? बुझाने तो यही लोग आएंगे। तो वर्कर्स को पता होना चाहिए, और विसिनिटी की जो पब्लिक है, आसपास वाले जो लोग हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे जब आग लगेगी तो एक अलार्म बजेगा 15 मिनट के लिए, और उस समय पर हमें ये काम करना है। ये किसको पता होना चाहिए? आसपास के लोगों को पता होना चाहिए। और जैसे ही फैक्ट्री के अंदर हैजार्डस प्रोसेस स्टार्ट हो, 30 दिनों के अंदर अंदर आपको 30 मतलब चालू करने से 30 दिन पहले आपको किसको बताना पड़ता है? गवर्नमेंट को। किसको बताना है? गवर्नमेंट को। इसका मतलब हैजार्डस प्रोसेस डायरेक्टली कैरी करना अलाउड है क्या? नहीं, पहले गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन उसकी आपको लेनी पड़ती है। अगर बिना पूछे किया तो आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। बोलो, क्या यहां तक की बात क्लियर है? क्या यहां तक कोई समस्या? इस सेक्शन में कोई समस्या? चलो सेक्शन नंबर 84 तक एक बार रीड करो। चलो भाई रीड करो बुक से।
हम्म, बात मत करो भाई तुम तीनों। हाँ तुमको ही बोल रहा हूँ, बात नहीं करना। बोलो। सेक्शन नंबर 83। बताओ इसके अंदर क्या बताऊं? पूरा रीड करो, चलो खड़े हो। हाँ हाँ मैं बता रहा हूं ना, फिर एक बार यहां से पढ़ो। पढ़ो। बात नहीं करना भाई आसपास वाले लोग। यस। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी? एक या एक से ज्यादा साइट अप्रेजल कमेटी बनाएगी। साइट अप्रेजल बात नहीं। साइट अप्रेजल कमेटी का मतलब होता है वो कमेटी जो जगह को चेक करती है कि उस जगह पर हैजार्डस प्रोसेस की जा सकती है या नहीं। अगर आसपास में बहुत ज्यादा रेसिडेंशियल इलाका होगा तो शायद मना कर दिया जाएगा कि यहां पर काम करना अलाउड नहीं। तो वो कमेटी बनाने का पावर किसके पास में? गवर्नमेंट के पास। क्लास के बाहर कर दूंगा मैं तुम लोगों को।
बोलो भाई, यहां तक कोई समस्या? जी हाँ, क्लियर यहां तक? बताओ कौन सा चैप्टर नंबर कौन सा ये? 60। सेक्शन नंबर 85। चलो भाई ध्यान दो सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर इन द हैजार्डस प्रोसेस। पहले फैक्ट्री एक्ट में सेक्शन नंबर 41C हुआ करता था, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, 2-3 बार, तो हाई चांसेस है कि वापस से ये इस अटेम्प्ट में भी आप लोगों से इस कोड के अंदर से यही सेक्शन पूछे। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर इन द हैजार्डस प्रोसेस। हैजार्डस प्रोसेस का मतलब क्या? वो जगह जहां पर डेंजर है, बराबर। उस केसेस में ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर मतलब वो जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है फैक्ट्री के ऊपर, उसकी क्या स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेसिफिक मतलब कुछ पर्टिकुलर बातें अपने को इसके अंदर करनी है। इसको कोशिश करना है एज इट इज याद करो आप लोग। पहला, ऑक्यूपायर मस्ट मेंटेन एक्यूरेट एंड अपडेटेड हेल्थ एंड मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ द वर्कर एक्सपोज्ड टू हैजार्डस सब्सटेंस। अरे आपकी फैक्ट्री में हैजार्डस प्रोसेस चल रही है, क्या उस फैक्ट्री में सभी लोगों को डेंजर है क्या? अरे चौकीदार को क्या डेंजर? हैजार्डस प्रोसेस तो फैक्ट्री के अंदर चल रही है, सब लोगों को डेंजर है क्या? नहीं। तो जिन जिन लोगों को डेंजर है उनका आपको क्या करना पड़ेगा? एक्यूरेट हेल्थ और मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करके अपने पास में रखना है कि जो वर्कर वो डेंजरस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उनकी मेडिकल हिस्ट्री अपने पास में हर समय तैयार होना चाहिए। और वो सिर्फ अपने पास नहीं, किसके पास भी होना चाहिए? वर्कर के पास में भी उसकी रिपोर्ट्स होनी चाहिए। रिपोर्ट मस्ट बी एक्सेसिबल टू द वर्कर्स एज वेल। साथ ही साथ आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर क्या करना है? अपॉइंट अ पर्सन विद द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, सच पर्सन शेल सुपरवाइज द हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस। आपको अपनी फैक्ट्री में एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करके रखना है जिसको पता हो कि वो हैजार्डस सब्सटेंस किस तरीके से हैंडल करते हैं, ताकि वो सुपरवाइज कर पाए, नजर रख पाए कि आप आपकी फैक्ट्री में काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। वो डेंजरस ऑपरेशन है, इसका मतलब ये थोड़ी कि डेंजर आएगा। डेंजर तो कब आता है? जब आपसे कोई गलती होती है तब। तो वो गलती को कैसे कम कर सकते हो? किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लो जो आपके काम करने की मेथड को क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा, ताकि आपसे जब गलती होने वाली हो वो आपको पहले से उसके बारे में बता दे। मस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी सेफ्टी फैसिलिटीज एट द वर्कप्लेस। सेफ्टी फैसिलिटीज तो होनी ही चाहिए। अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन, डिसीजन ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर इज फाइनल। फालतू बातें काट दो, कोई काम की लाइन नहीं, क्योंकि क्वालिफिकेशन के बारे में कोई बात यहां पर नहीं। इंपॉर्टेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन। अभी हमने बोला है कि आपको क्या करना पड़ेगा? वर्कर्स का मेडिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन कब करवाना है? बिफोर एम्प्लॉयमेंट इन द हैजार्डस वर्क, मतलब जब वो नौकरी पर आ रहे हैं उसके पहले ही एक बार करवा लो, जब वो छोड़ करके जा रहे हैं तब एक बार करवा लो, और बीच में वो जितने समय काम कर रहे हैं साल में एक बार करवाना पड़ेगा। कम से कम कितनी बार? एक बार। एट द इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ। 6 महीने में एक बार करवा रहे हो कोई समस्या नहीं, हर महीने करवा रहे हो कोई समस्या नहीं, पर साल में एक बार तो कम से कम करवा ही लेना। एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ, 12 महीने से ज्यादा का इंटरवल, बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। क्या क्लियर है यहां तक बात? बोलो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन? इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस बात का ध्यान रखना। वापस से बोलता हूं, हैजार्डस प्रोसेस जिस फैक्ट्री में कैरी आउट की जा रही है उन फैक्ट्री के अंदर ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर मतलब पर्सन हैविंग द अल्टीमेट कंट्रोल, उसकी क्या स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान रखें अपडेटेड मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करना सबके, और ये रिकॉर्ड्स वर्कर के पास में भी होने चाहिए। साथ ही साथ एक पर्सन को अपॉइंट करें जिसका काम क्या होगा? हैजार्डस सब्सटेंस को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है उसे सुपरवाइज किया जा सके। और मेडिकल एग्जामिनेशन कितने इंटरवल में करवाना है? एक बार आने से पहले, दूसरा जाने के बाद, और तीसरा बीच में इंटरवल पर, वो एक साल के अंदर कम से कम एक बार होना चाहिए। क्या क्लियर है यहां तक की बात? बोलू कोई कंफ्यूजन यहां तक? सेक्शन नंबर 86, नेशनल बोर्ड टू इंक्वायर इनटू सर्टेन सिचुएशन। फालतू सा सेक्शन है, अगर आपको ध्यान हो तो हमने बीच में दो सेक्शन पढ़े थे 17-18 के आसपास में मेरे हिसाब से आए थे, नेशनल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। वो एडवाइजरी बोर्ड कभी कभी क्या कर सकता है? इंक्वायरी कर सकता है। उसका काम ही क्या है? इंक्वायरी करना और बाद में एडवाइस देना। तो सेक्शन नंबर 86 क्या बोलता है कि अगर फैक्ट्री के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है? इंक्वायरी। क्या किया जा सकता है? इंक्वायरी। तो
on the occurrence of any extraordinary situation in a factory involving hazardous process. ऐसी फैक्ट्री जहां पर हैजार्डस प्रोसेस कैरी की जा रही है, वहां पर अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होता है, तो ऐसे केस में नेशनल बोर्ड क्या बोल सकती है कि आपको एक इंक्वायरी करनी पड़ेगी। क्यों? ताकि हम चेक कर ले कि वहां पर हेल्थ और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स पूरे हो रहे हैं या नहीं। जैसे केमिकल फैक्ट्री के अंदर केमिकल लीक हो गया, पता चला हमें, हालांकि अभी तक कोई मरी नहीं है उससे, पर हमने क्या बोला कि चलो एक इंक्वायरी कर लो यार, पढ़ा था ना हमने कि 3 महीने के अंदर अंदर फिर उसकी इंक्वायरी भी एक होती है, तो एक इंक्वायरी करवा लेंगे, पता कर लेंगे कि ये केमिकल लीक क्यों हुआ, क्या फैक्ट्री के ऑक्यूपायर की कोई गलती थी क्या इसमें, अगर हाँ तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे और नए सेफ्टी स्टैंडर्ड उसके लिए प्रिस्क्राइब करेंगे, ताकि बाद में ऐसा कोई ऑकरेंस ना हो। सजेस्ट मेजर, ये देखो क्यों करवा रहे हैं अपन इंक्वायरी, ताकि आप नए मेजर्स बता दो, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन वापस से उस फैक्ट्री में या उसके आसपास वाली किसी फैक्ट्री में ना हो। हम प्रिवेंशन करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं कि जो कोई बाद में बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, उस एक्सीडेंट को इंक्वायरी करने के थ्रू बचाया जा सके। क्लियर है यहां तक की बात? आसान सेक्शन, कोई भारी बात नहीं। सेक्शन नंबर 87 इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स। सेक्शन नंबर 87 इंपावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बता सकती है। क्या बता सकती है? इमरजेंसी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कि भाई अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो ऐसे केस में आपके पास में इतने इतने सेफ्टी अप्लायंसेस या सेफ्टी मेजर्स आपकी फैक्ट्री के अंदर होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम खुद से नहीं करती है, वो किसको बोल देती है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को। और क्या बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाओ। ये कब लगाने पड़ते हैं? जब आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड ना हो, या आपकी फैक्ट्री के अंदर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड थे वो इनएडिक्वेट थे, हमें पसंद नहीं आ रहे, तो फिर जो हम सेफ्टी स्टैंडर्ड बता रहे हैं वो आपकी फैक्ट्री में होने चाहिए। क्यों बना रहे हैं? टू इंश्योर इमीडिएट इन्फोर्समेंट ऑफ द सेफ्टी मेजर, ताकि एकदम से जब कोई इवेंट हो, जब कोई एक्सीडेंट हो, तो उस समय पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा पहुंचाई जा सके, इसीलिए सेफ्टी के मेजर्स करवाए जाते हैं। इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स आर लीगली इन्फोर्सेबल। लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब होता है मैंडेटरी टू फॉलो। आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि इमरजेंसी स्टैंडर्ड लगाने हैं या नहीं, कंपलसरी लगाने ही पड़ेंगे। रिमेन इन फोर्स अंटिल इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फॉर्मल लॉ। फालतू बात। एक काम करो, यहां तक चलो रीड कर लो एक बार, सेक्शन नंबर 87 तक रीड करो। सेक्शन नंबर 87 तक एक बार रीड कर लो। 2 सेक्शन ही है, ज्यादा नहीं है। शेख अन्नस बात नहीं, फिर तुम बोलोगे कि मैंने बात नहीं करी, इसलिए एक वार्निंग दे रहा हूं।
पढ़ लिया, हो गया यहां तक रीडिंग? यस। 85 का, 86 का 5। नेशनल बोर्ड एडवाइजरी है, अपन ने उस समय भी पढ़ा था जब सेक्शन 18 आया था। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो माने या ना माने, पर सेंट्रल गवर्नमेंट जब रूल्स बनाएगी तो वो फैक्ट्री के लिए बाइंडिंग हो जाएंगे। ये जो नेशनल बोर्ड है ये फैक्ट्री से बात ही नहीं करता है, ये तो बात करेगा किससे? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट मान भी सकती है और गवर्नमेंट नहीं भी मान सकती है। चलो, पढ़ लिया यहां तक? कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलो, तो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 89, राइट ऑफ द वर्कर टू वॉर्न अबाउट इमिनेंट डेंजर। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? वापस से, इमिनेंट मतलब क्या होता है? इमीडिएट, बिल्कुल बराबर। इमिनेंट का मतलब क्या था? इमीडिएट। इमिनेंट मतलब होता है इमीडिएट, ठीक है। सेम बात अपन ने कहां पर करी हुई है? सेक्शन नंबर 14 के अंदर एक सेक्शन आया था पहले, सेक्शन नंबर 14, जहां अपन एम्प्लॉइज के राइट के बारे में पढ़ रहे थे। देखो पलटा के देखो, सेक्शन नंबर 88 बचा है क्या? अरे सॉरी, माय बैड। सेक्शन नंबर 88, परमिसिबल लिमिट फॉर द एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। देखो भाई क्या हो रहा है, सेक्शन नंबर 88 बताता है कि एक एम्प्लॉय कितने समय तक डेंजरस या टॉक्सिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में रह सकता है। हमने ये तो पढ़ा है कि डेंजरस ऑपरेशन होते हैं। डेंजरस ऑपरेशन का मतलब क्या? डेंजर हो रहा है उस जगह पे, बराबर बात। हैजार्डस प्रोसेस कैरी की जा रही है, वहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब वर्कर कितने समय तक वहां पर रुक सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में वो जो डेंजरस सब्सटेंस है उसको इनहेल कर सकते हैं, या कितने समय तक उसके कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो एक केमिकल फैक्ट्री में एक केमिकल यूज होता है बेंजीन। कौन सा केमिकल? बेंजीन। और इसे माना जाता है कि ये टॉक्सिक है, थोड़ा सा डेंजरस इन नेचर है। अगर आप ज्यादा समय तक इसके कांटेक्ट में रहेंगे तो, ठीक है। तो गवर्नमेंट बताएगी कि एक एम्प्लॉय कितने समय तक उस डेंजरस सब्सटेंस के कांटेक्ट में रह सकता है ताकि डेंजर ना आए। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि एक आदमी 8 घंटे काम करेगा, 8 घंटे ही काम कर सकता है। उस 8 घंटे में 1 ppm बेंजीन से ज्यादा इनहेल नहीं कर सकता। कितना?
1 ppm, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, कितना होता है 1 पार्ट्स पर मिलियन, उससे ज्यादा का बेंजीन एक एम्प्लॉय के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ये वन ऑफ द एग्जांपल है। वैसे ही आपने डीबी सुना है, डीबी वॉइस, इससे नापी जाती है। वो जब आईपीएल में देखते होंगे ना डीबी मीटर आता है, बस वही देखा, उसके अलावा तो देखा नहीं, बराबर। शोर, जिससे शोर को नापा जाता है, बराबर। तो जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि एक आदमी 8 घंटे काम करता है, तो उस समय पर 85 डीबी से ज्यादा वॉइस वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट बताएगी, क्या बताएगी गवर्नमेंट, कि कितना टॉक्सिक सब्सटेंस या केमिकल का एक्सपोजर एक आदमी के पास में हो सकता है। तो इसकी हर की लिमिट अलग अलग कौन बताएगी, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। तो सेक्शन 88 प्रोवाइड that state government shall prescribe the maximum safe limit for the exposure of chemical and toxic substance in the factory। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट बताने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। ये सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के केस में होता है जहां पर कोई हार्मफुल लेवल ऑफ केमिकल या टॉक्सिक सब्सटेंस यूज हो रहा है। ये 2 एग्जांपल्स हैं, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं, पर समझने के लिए इनकी जरूरत अपने को थी। क्या क्लियर है यहां तक की बात? 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन इन केस ऑफ 8 आवर्स। ठीक। 89 राइट ऑफ द वर्कर टू वार्न अबाउट द इमिनेंट डेंजर। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, इमीडिएट, एकदम से कोई डेंजर आने वाला है। तो इसके बारे में हम लोगों ने एक बात ऑलरेडी कर रखी है सेक्शन नंबर 14 के अंदर, वही बात यहां पर लिखी हुई है। ऐसा बोल सकते हैं कि सेक्शन नंबर 14 में जो है वो जनरल के केस में अप्लाई होता है। जनरल के केस में मतलब क्या, कि जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो या ना हो, यहां पर थोड़ा सा इमरजेंसी की सिचुएशन को ध्यान रखा गया है, थोड़ा सा स्पेसिफिक ये वाला सेक्शन है। मोर और लेस दोनों में बात एक जैसी ही करिए। यस। सेक्शन नंबर 89 गिव द वर्कर अ राइट टू रिपोर्ट एनी इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब इमीडिएट सीरियस रिस्क, अगर उसकी जान को या उसकी हेल्थ को हो रही है, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, जाकर के बता देगा किसको, एम्प्लॉयर को। किसको बताएगा, एम्प्लॉयर को। और एम्प्लॉयर के पास या तो डायरेक्ट जा सकता है या सेफ्टी कमिटी के थ्रू, अरे पढ़ा था ना सेक्शन 14 में ऐसा। और अगर एम्प्लॉयर उसकी बात नहीं सुने तो कहां चले जाना, इंस्पेक्टर के पास। कहां पर चले जाना, इंस्पेक्टर के पास। अगर वर्कर के पास में ऐसा रीजनेबल एप्रीहेंशन है, मतलब उसे सही में डर लग रहा है और उसका डर कैसा है, बिल्कुल जेन्युइन, कोई इमीडिएट डेंजर है, तो ऐसे केस में वो किसको बता देगा, ऑक्यूपायर को, एजेंट को, मैनेजर को, पर्सन इंचार्ज को। अपन किसका ध्यान रखेंगे, ऑक्यूपायर का। और बताना कैसे, या तो सेफ्टी कमिटी को बता दो या डायरेक्ट जाकर के बता दो, और अगर वो लोग नहीं माने तो किसको बता दो, इंस्पेक्टर को भी बताया जा सकता है। जब एम्प्लॉयर को ऐसा पता चलेगा कि वर्कर्स के मन में डर है किसी चीज को लेकर के, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, इफ सेटिस्फाइड डेंजर एग्जिस्ट, एम्प्लॉयर भी वो डर गया, बोल रहा कि हाँ भाई डेंजर तो है, तो ऐसे केस में उसे क्या लेना है, इमीडिएट रेमेडियल एक्शन, मतलब मना कर दो कि ये काम अभी नहीं होगा। जैसे एम्प्लॉइज जो है वो बोल रहे हैं कि छत गिरने वाली, हमको ऐसा लग रहा है, एम्प्लॉयर ने जाकर के देखा या ऑक्यूपायर ने जाकर के देखा और उसे भी लगा कि हाँ भाई छत पे से मलबा तो गिर रहा है और शायद ये टूट सकती है, तो फटाफट से वहां से लोगों को बाहर कर दिया और छत को रिपेयर का काम चालू करवा दिया। तो मस्ट टेक द इमीडिएट रेमेडियल एक्शन। और साथ ही साथ में ये बात किसको बता दो, इंस्पेक्टर को, कि भाई वर्कर हमारे पास में आए थे, उन्होंने ये बात हमको बोली, तो हमने ये एक्शन उसके रिस्पेक्ट में ले लिए। अगर एम्प्लॉयर को ऐसा लगता है कि कोई डेंजर वेंजर नहीं है, ये कामचोर काम करने से मना कर रहे हैं, तो ऐसे केस में वो कामचोर एम्प्लॉइज किसके पास चले जाएंगे, इंस्पेक्टर के पास। कहां चले जाएंगे, इंस्पेक्टर। फिर इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा कि एम्प्लॉयर सही है या फिर एम्प्लॉय, और जो भी इंस्पेक्टर का डिसीजन होगा, इंस्पेक्टर के डिसीजन को फाइनल मान लिया जाएगा। क्या कोई बात यहां पर ऐसी जिसमें आपको समस्या हो, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सेक्शन नंबर 14 में भी मोर और लेस लगभग एक जैसी अपन ने बात करी है। क्या क्लियर है यहां तक बात? कोई कंफ्यूजन पीछे, कोई कंफ्यूजन? नितिन, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। सेक्शन नंबर 114 कंपाउंडिंग, कंपोजिशन ऑफ द सर्टेन ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, सेटलमेंट। दोनों बैचेस को पढ़ा चुका हूं। चैप्टर नंबर 3 LLP का सेक्शन नंबर 39, जिसके अंदर कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस अपन लोगों ने पढ़ी थी। अरे 39 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे सब्जेक्ट में कंपाउंडिंग एक ही बार पढ़ाई है, पर कंपनीज एक्ट के हर चैप्टर में कंपाउंडिंग आती है। जेआईजीएल में कंपाउंडिंग आती है, जेआईजीएल का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है कंपाउंडिंग का, निकल करके वहां से आया है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है,
बिना कोर्ट जाए मॉनेटरी पैसा देकर के मैटर को सेटल किया जाएगा। गलती हो गई अपने से, कान पकड़ के जाओ और बोल दो कि गलती हो गई, अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे, हमारे ऊपर केस मत चलाओ, तुमसे हमसे पैसे ले लो और हमें छोड़ दो। मतलब लीगल प्रोसिक्यूशन में जाने की बजाय आप मॉनेटरी अमाउंट से जब उस ऑफेंस को सेटल करते हैं तो उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं उसे? कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस। हाँ या ना? बराबर बोलो, बराबर बात। फिर आप लोगों ने कुछ दो शब्द और पढ़े होंगे, बेलेबल और नॉन बेलेबल, जेआईजीएल के अंदर, है ना? बेलेबल मतलब वो जिसमें बेल मिल जाती है, और नॉन बेलेबल मतलब वो जिसमें बेल नहीं मिलती। और कौन से ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल मानते हैं? जो सीरियस नेचर के हो, जो कैसे हो? सीरियस नेचर के। कॉग्निजिबल, जी हाँ, शब्द कौन सा है? कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल, बराबर। तो देखो क्या होता है, कॉग्निजिबल नेचर मतलब सीरियस नेचर। जो सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं ना, उनकी कंपाउंडिंग नहीं होती है। कंपाउंडिंग किनकी होती है? नॉन सीरियस नेचर के। जो ज्यादा बड़ी सजा, मतलब ज्यादा बड़ा गुनाह नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या मिल जाएगा? कंपाउंडिंग मिल जाती है। और बेल भी उन्हीं के लिए मिलती है, और उन्हीं की भी क्या हो जाती है? कंपाउंडिंग। हर एक्ट के अंदर, एलएलपी एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, सेबी एक्ट हो, फलाना ढिमकाना कोई सा भी एक्ट हो, हर एक्ट के अंदर लिखा होता है कि इस एक्ट के कौन से ऑफेंसेस को कंपाउंड किया जा सकता है। वापस से बोल रहा हूं, मैंने क्या लाइन बोली है। हर एक्ट में एक सेक्शन होता है कंपाउंडिंग नाम से, जैसे इस एक्ट में दिया हुआ है। हर एक्ट में एक सेक्शन होता है जो बताता है कि इस एक्ट का अगर ये ऑफेंस आपने किया, ये नॉन कंप्लाइंस अगर आपने किया, तो इस ऑफेंस की कंपाउंडिंग हो सकती है, इस ऑफेंस की कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। इस ऑफेंस की कंपाउंडिंग अगर होगी तो कौन सा ऑफिसर करेगा, ये कंपाउंडिंग का बेसिक नेचर होता है। बराबर बात। तो यहां पर भी अपने को 114 में क्या दिया हुआ है कि इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी ऑफेंस हुआ तो उसमें से आधे ऑफेंस को कंपाउंड किया जा सकता है, आधे ऑफेंस को कंपाउंड नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन द्वारा बताएगी कौन से ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हैं और कौन से को कंपाउंड नहीं कर सकते, और कौन सा ऑफिसर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कर सकता है, ये भी कौन बताती है? गवर्नमेंट। हर किसी ऑफिसर को ये करना अलाउड नहीं होता है। एक स्पेसिफाइड रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ही कंपाउंडिंग करने का राइट होता है। क्या क्लियर है यहां तक की बात? कंपाउंडिंग को ही कंपोजिशन भी किसी किसी एक्ट के अंदर वर्ड यूज किया गया है, दोनों का मतलब एक जैसा होता है। क्या क्लियर है यहां तक की बात? ठीक। यहां पर भी ये लिखा है, देखो, सर्टेन पेनल्टी एंड ऑफेंसेस अंडर द एक्ट में बी कंपाउंडेड। सर्टेन का मतलब क्या? गवर्नमेंट बताएगी कि कौन कौन से ऑफेंस को कंपाउंड किया जा सकता है, और ये कब कर सकते हैं? इंक्वायरी चालू होने से पहले, इंक्वायरी खत्म होने के बाद, या इंक्वायरी चल रही है और बीच में। और कौन करेगा? वो ऑफिसर जिसे गवर्नमेंट बताएगी। हर ऑफिसर कर सकता है क्या? नहीं। गवर्नमेंट बताती है कि डायरेक्टर जनरल की रैंक का जो आदमी है वो कंपाउंडिंग कर सकता है। ये क्लियर है यहां तक की बात? हाँ या ना? बराबर। ऐसा क्वेश्चन आया था अभी अपने को ईसीआईपीएल में, याद हो तुमको तो, फेमा में, कंपाउंडिंग कौन कर सकता है। फिर अमाउंट पेबल। कंपाउंडिंग के केस में क्या होता है भाई? पैसे ऐसे कम कर देते हैं, तो बोल रहे हैं पेनल्टी के केस में 50% ऑफ द मैक्सिमम पेनल्टी। कंपाउंड करके क्या कर सकते हैं? अमाउंट को कम किया जा सकता है, 50% पर उसे लाया जा सकता है। फॉर द ऑफेंस केसेस 75% ऑफ द मैक्सिमम फाइन। नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, कोई खास बात ये वाली नहीं। इफेक्ट, जब एक बार कंपाउंडिंग हो गया तो ऑफेंस को फिर खत्म कर दिया जाता है, फिर केस थोड़ी चलाना है। केस चलाना होता तो कंपाउंडिंग क्यों करते? हाँ या ना? इफ अ पर्सन फेल टू कंप्लाई विद द कंपाउंडिंग ऑर्डर, लो देखो तो सही इसको, पहले तो आपने ऑफेंस किया, ऑफेंस की माफी मांगते हुए आप कहां गए? ऑफिसर के पास में, कि कंपाउंड कर दो। उसने कंपाउंड कर दिया, उसने बोला कि चलो 1 लाख की पेनल्टी है ना, जाओ मैं तुमसे 20,000 रुपए लूंगा। आपने वो 20,000 रुपए भी जमा नहीं किए, तो ऐसे केस में फिर आपके ऊपर एडिशनल पेनल्टी लगाते हैं, कितने की? 20% की। 1 लाख लगती ना, अब 20,000 रुपए और दो, ओवर एंड अबव द ओरिजिनल अमाउंट। बोलो यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या यहां तक? ठीक है। ये जो भी पैसा आएगा कंपाउंडिंग का, ये कहां भेज देंगे अपन? सेक्शन नंबर 115, आगे चल के अपन पढ़ रहे हैं अभी 2 मिनट बाद। सेक्शन नंबर 15 में एक फंड बना हुआ है, ये सारा का सारा पैसा उस फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। बोलो यहां तक कोई समस्या? बोलो यहां तक कोई समस्या? पक्का क्लियर है यहां तक बात? कुछ कुछ ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग अलाउड नहीं होती है। कौन से की अलाउड नहीं होगी वो गवर्नमेंट बताएगी, कौन से की अलाउड होगी वो बताएगी। और ये जो कंपाउंडिंग है, ये जो माफी मांगने का सिलसिला है,
ये आप 3 साल में एक ही बार कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आज गलती करी माफी मांग ली, फिर कल गलती करी फिर माफी मांग ली, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, एक ऑफेंस की कंपाउंडिंग 3 साल में एक ही बार अलाउड होती है। कितनी बार? 3 साल में एक बार। ये सेम लाइन मैंने एलएलबी पढ़ाई थी तब भी बोली थी कि कंपाउंडिंग कितने के लिए अलाउड होती है? 3 साल में एक बार। सेम ऑफेंस के लिए अलग अलग गलती करो और माफी मांगते रहो, कोई समस्या नहीं। एक बार गलती करी तो उसकी माफी 3 साल में एक बार, फिर गलती कब करनी? वापस 3 साल बाद। क्या क्लियर है यहां तक की बात? बोलो। या 3 साल के अंदर कर दी तो कंपाउंडिंग नहीं होगी, फिर तो कहां जाना पड़ेगा? कोर्ट के चक्कर लगाओ और कोर्ट जितनी पेनल्टी लगाए वो लेनी पड़ेगी। बराबर बात? तो कंपाउंडिंग क्या है? 3 साल के अंदर अंदर वापस से कर ली तो फिर नहीं मिलेगी। बोलो, यहां तक कोई समस्या? चलो फटाफट से 114 तक एक बार इसको रीड कर लो, जल्दी रीड करो। कोई भी हल्ला हु नहीं करेगा। एआईआर बैच वालों के लिए बोल रहा हूं कि टाइम 4:15 तक है। तुम्हारे ग्रुप पर भेजना मैम भूल गए थे। टाइम मेरी क्लास का 2:30 से 4:15 हो चुका है, इन सब लोगों को पता है। तुम्हारे ग्रुप पर आया नहीं, कल से आ जाएगा। 4:15 तक की क्लास है, तो कोई भी घड़ी के समय नहीं देखेगा। बोलो। हेलो। बोलो भाई, पढ़ लिया यहां तक? ज्यादा कुछ था ही नहीं यार, 3 तो सेक्शन थे। 115 सोशल सिक्योरिटी फंड। देखो भाई, बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इस एक्ट के अंदर एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाएगी। जब भी किसी पर्सन से कोई गलती होती है तो उनसे ये लोग क्या लेते हैं? पेनल्टी, फाइन। जो भी पेनल्टी या फाइन वसूला जाएगा इस एक्ट के अंदर, वो सारा पैसा इकट्ठा करके कहां डाल दिया जाएगा? सोशल सिक्योरिटी फंड के अंदर। और ये सोशल सिक्योरिटी फंड कहां यूज किया जाएगा? वर्कर्स की भलाई में, वर्कर्स के हित में। जो लेबर्स होते हैं उन लेबर्स को एजुकेट करना, उन्हें कंपनसेशन देना, इन सब चीजों में इस पैसे को यूज किया जाएगा। तो सेक्शन नंबर 115 प्रोवाइड फॉर क्रिएशन ऑफ
सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। गवर्नमेंट एक फंड बनाएगी जिसका नाम क्या होगा, सोशल सिक्योरिटी फंड, जिसके अंदर इस एक्ट के सारे ऑफेंसेस, सारी पेनल्टी का पैसा आ जाएगा और ये पैसे का क्या किया जाएगा, टू बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, इन लोगों की मदद की जाएगी इस पैसे से। फंड बराबर तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसका कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, इन सब बातों का ध्यान कौन रखेगी, गवर्नमेंट। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन उसका कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड यूज करते हैं ये लोग, पर वर्ड कौन सा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लोग इसके अंदर जो इस फंड का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, क्या कंफ्यूजन होगा। लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 143, रिपील एंड सेविंग। रिपील का मतलब पता है आपको क्या होता है, रिपील का मतलब क्या होता है, अच्छा फिर से अपील करना, बहुत ज्यादा गलत। रिपील बिल्कुल बराबर। रिपील का मतलब होता है हिंदी में तो फाड़ना या अलग करना बोलते हैं उसको। क्या, रीटेक, वही वही मैं बोल रहा हूं, उसी का तो मतलब बोल रहा हूं मैं, वही है रिपील, ये वही वाला रिपील है। पर वो जो बता रही है अपील, वो री अपील नहीं है ये। क्या बता रहा हूं, हाँ पीछे तुम लोगों को क्या समस्या भाई, बैठ क्यों नहीं रहे हो तुम लोग, बैठो भाई फटाफट। यस, देखो भाई, रिपील का मतलब क्या होता है कि जब कोई पुराना एक्ट चल रहा था और उस एक्ट को गवर्नमेंट बदल करके नया एक्ट ले आती है, तो हम क्या बोलते हैं कि पुराने एक्ट को गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया है। क्या कर दिया है, रिपील, सब्सटीट्यूशन ऑफ द ओल्ड एक्ट विद द न्यू लॉ। आई बात समझ में, पुराना एक्ट हटाया और उसकी जगह नया एक्ट ले आए। बताओ रिपील कौन सा है, अभी तुमको रिपील के कुछ एग्जांपल्स याद है। आईपीसी, यस, आईपीसी को रिपील करके कौन सा नया कौन लिया है, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, बिल्कुल बराबर। और इंडियन एविडेंस एक्ट लाए, किस उसको हटाया और लाए बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बिल्कुल बराबर। और सीआरपीसी को हटाया और क्या लाए, बीएनएसएस, भारतीय न्याय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संचिता, ओके ठीक है, संहिता, संहिता, ठीक है, ठीक है। और 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 क्या किया, अरे यही वाला ये चैप्टर जो अपन पढ़ रहे हैं ये भी रिपील से ही तो आया है। फैक्ट्रीज एक्ट को हटाया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट को हटाया, ऐसे करके 13 एक्ट को हटाया और उनकी जगह नया एक्ट लाए, कौन सा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो क्या बोल सकते हैं कि ये 13, गिन लेना 13 होंगे, ये 13 एक्ट्स को रिपील किया और इनकी जगह नया कौन सा लेकर के आ गए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। और ध्यान रखा जाए, इन 13 नामों को याद करना है, एग्जाम में आने के हाई चांसेस। कि बताइए ये जो नया कानून आया है ये कौन से एक्ट को मार करके आया है, ये 13 एक्ट का नाम लिखना है यहां पर अपने को, बराबर। रिपील से रिलेटेड एक बात आप लोग पढ़ेंगे जेआईजीएल के अंदर, जब जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ेंगे, हो गया क्या, नहीं हुआ। जनरल क्लॉजेस एक्ट नाम का आप लोगों का एक चैप्टर आएगा, जहां पर आएगा सेक्शन नंबर 6, क्या आएगा, सेक्शन नंबर 6। वहां रिपील का मतलब नहीं है, वहां पर है इफेक्ट ऑफ रिपील, रिपील होने से क्या होता है, जब एक्ट रिपील होता है तो क्या होता है, वहां पर आप पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया सेक्शन है, एग्जाम में भी आता है, ध्यान रखना उसका, ठीक। तो रिपील का मैं जनरल जनरल सा मतलब बताता हूं आपको, क्या जब एक्ट रिपील होता है पुराना, तो क्या पुराने एक्ट के रिपील होने से पुराने एक्ट में चल रही पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन सब खत्म हो जाते होंगे क्या। आपको पता है अभी मेजर, ये जो आप लोग बोल रहे हो जैसे आईपीसी से बीएनएस जो हुआ, ये तो मेजर शिफ्ट है ही सही, बाकी ये सब तो छोटे मोटे चेंज है, ये ऑक्यूपेशनल वगैरह तो इतना कोई लोगों को मुश्किल नहीं है। एक बड़ा एक्ट अभी चेंज हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसे भी हटा दिया गया है और उसकी जगह आप लोगों को अटेम्प्ट में नहीं, आप तो इनकम टैक्स एक्ट ही पढ़ेंगे, 27 जो जून 27 की एग्जाम होगी उसमें नया आएगा डायरेक्ट टैक्स कोड 2025, डीटी कोड आ चुका है नया, बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है। तो क्या पुराने एक्ट के जाने से पुराने एक्ट की पेनल्टी वेनल्टी भी चली जाती है क्या, नहीं, अरे नहीं जाती है, वो वैसी की वैसी नई एक्ट में उठ करके आ जाती है, पता है आप लोगों को।
क्या? हाँ, वापस बोलो। हाँ, वही पूछ रहा हूं कि बोलो ना। क्या बदलता है? प्रोविजंस बदलते हैं, पर पेनल्टी वगैरह नहीं बदलती, रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं बदलते, स्टेटस अगर किसी को कुछ दिया हुआ है तो नहीं बदलते। जैसे देखो, जैसे कंपनी से एक 1956 हुआ करता था, तो वहां पर भी ऐसी कंपनीज का कॉन्सेप्ट था जो समाज की भलाई करती हो। हमने भी पढ़ी ना, ऐसी कंपनी कौन सी होती है? सेक्शन 8। पर कंपनीज एक्ट 1956 में उसे सेक्शन 25 कहा जाता था। क्या बोलते थे उसको? सेक्शन 25 कंपनी। तो क्या जब कंपनी से एक्ट 1956 हटा 2013 में, तो क्या जिन कंपनी का सेक्शन 25 का रजिस्ट्रेशन था वो कंपनीज बंद हो गई क्या? नहीं, वो एज इट इज सेक्शन 8 के अंदर ट्रांसफर हो गई। तो रिपील के होने से पुराने एक्ट में किए गए कोई भी चेंजेस, कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये सब कुछ, कोई भी पेनल्टी एनल्टी प्रोसिक्यूशन, ये सब कुछ नहीं बदलता। ठीक, हालांकि ये सब मैंने फालतू बात कर दी, मुझे आती थी इसलिए। काम की बात है आप लोगों के लिए ये वाली, ये अरे ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। ये यहां पर दिया हुआ है सेक्शन नंबर 6 का, इन्होंने सिर्फ रेफरेंस दिया है, मैंने आप लोगों को बता दिया। जेआईजीएल के अंदर आप सेक्शन नंबर 6 पढ़ेंगे। काम की बात है इसके अंदर ये वाला कि कौन से एक्ट को रिपील किया गया और उसकी जगह आया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। और ये एक वन ऑफ द मेजर चैप्टर अपन लोगों ने कवर किया है, जो रीसेंट अमेंडमेंट्स का पार्ट था, चैप्टर नंबर 16। आप मान के चलिए कम से कम 2 क्वेश्चन इसके एग्जाम में आएंगे, और अगर ये आया ये वाला, तो मैं 2+1 बोलूंगा 3, क्योंकि ये तो पक्का आएगा। ये यहां से नहीं आएगा, ये आएगा चैप्टर नंबर 15 में से। मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 15 का ये एक वन ऑफ द पार्ट पढ़ा है, जो चैप्टर नंबर 15 अपना छूटा है, उसके अंदर भी अपने को इसी के बारे में बात करनी है, कौन कौन से एक्ट हटे, उनकी जगह कौन सा नया है आया। ठीक है, इंपॉर्टेंट वन। चलिए, तो यहां पर अपना खत्म होता है चैप्टर नंबर 16। क्या यहां तक किसी को कोई भी डाउट, समस्या, कुछ भी क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। क्या देखेंगे? इसके क्वेश्चन। नए एक्ट के तो क्वेश्चन अपने पास है नहीं, पर ये देखो, ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है ना, ये पहले कोर्स का पार्ट हुआ करता था। ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है 1970, ये पहले हमारे कोर्स का पार्ट हुआ करता था। ये दोनों के क्वेश्चंस हमारे पास में अवेलेबल हैं, तो उनके क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं नए एक्ट के हिसाब से। सिर्फ सेक्शन नंबर बदला है, बाकी अंदर का कंटेंट सेम है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं दिसंबर 2025। ये देखो यार, कि क्या इधर से कोई क्वेश्चन अपने को जाना पहचाना मिलता है क्या? तो अपन देख रहे हैं दिसंबर 2025 में चैप्टर नंबर 16 से आया हुआ क्वेश्चन। ये तो कौन सा है भैया? पॉश मैटरनिटी लीव जैसा मैंने आपको कुछ अभी पढ़ाया नहीं। ये बताओ, क्या फर्स्ट एड फैसिलिटी रखनी पड़ती है 150 से कम लोगों के ऊपर? अरे क्या ऐसी बात अपन लोगों ने करी है इस चैप्टर के अंदर? हाँ करी है, ढूंढो। हेल्थ मेजर्स आएंगे, देखो उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। चलो एक मिनट, डिसओरिएंटेड लोग वापस से मेरी बात सुन लो, इधर ध्यान दो सभी लोग। मैं बात कर रहा हूं कि एक कंपनी में 150 से कम लोग हैं, तो क्या वहां पर फर्स्ट एड फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है? हाँ या ना देख करके बताओ, वहां पर नंबर दिया होगा। आगे आगे की साइड आएगा, मेरे अंदाजे से 10 से 30 के बीच में आएंगे सेक्शंस। 22 है। अरे मुझे भी याद थोड़ी है, देखना तुमको ही है। 22 में क्या दिया हुआ है? सेफ्टी एंड कंप्लायंस ऑफिसर, उसके अलावा भी फर्स्ट एड फैसिलिटी की बात करी होगी। हाँ, उसके अंदर देखो कि क्या नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। देखो भाई, कोई लोग अब 24 भी बोल रहे हैं। देख लो, अब सब पलट गए, सब 24 पे आ गए कि फर्स्ट एड फैसिलिटी देनी पड़ेगी।
एग्जाम्पल में हम लोगों ने कवर किया है क्योंकि हमारे पास में नंबर्स यहां पर दिए हुए उन्होंने नहीं है। हालांकि हमारे पास में एम्बुलेंस रूम का नंबर है 500। देखो फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से तो 150 से ज्यादा लोगों पर क्या हो जाता था, एम्बुलेंस रूम रखनी पड़ती थी। यहां पर अपने को इस नए कोड में स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ नहीं है, तो ये क्वेश्चन नए एक्ट के लिए अपने पर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफिक नंबर अपने पास में अवेलेबल नहीं है। ये क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन तो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर गया था। 5 मार्क्स के लिए पूछा है इसको। कंपनी का नाम है, इससे तो कोई कंसर्न नहीं अपने को। लाइबल टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू इट्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर। क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी आप लोगों को पानी पीने के लिए देना पड़ेगा क्या? हाँ। पर 5 मार्क्स में कैसे लिखोगे इसको? तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे तो क्या करेंगे, अरे जली जीवन, जो भी वेलफेयर मेजर्स सारे हैं वो सारे लिख देंगे। वैसे तो उन्होंने सिर्फ स्पेसिफिक कौन सा पूछा है, पानी वाला। सिर्फ कौन सा पूछा है, पानी वाला। पर अपने को क्या करने पड़ेंगे, पूरे ही लिखने पड़ेंगे। बराबर बात। ये देखो 5 मार्क्स के लिए कितना बड़ा आंसर लिखा उन्होंने, छोटा सा। सेक्शन नंबर 18 of the Contract Labor Act 1970, it shall be the duty of every contractor employing the contract labor with the work of an establishment to wear, apply and provide and maintain sufficient supply of wholesome drinking water for the contract labor at the convenience place. अभी अपने को इसमें नहीं दिया हुआ है नए वाले कोड के अंदर, पुराने वाले में दिया हुआ था कि ये जो पानी पीने की व्यवस्था आप करवाओगे ये वॉशरूम से 5 मीटर दूर होनी चाहिए, ये भी लिखा हुआ था। हाँ ये भी लिखा हुआ था, इसलिए उन्होंने ऐसा पूछा। हालांकि नए वाले के अंदर उन्होंने ये सारी फालतू की बातें हटा दी। तो अभी तक कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अपने को जो नए एक्ट में भी अप्लाई हो ऐसा अभी तक नहीं मिला। ये रहा, ये जरूर एक क्वेश्चन है जो हम लोग कर सकते हैं। अरे बात नहीं, ये रहा। What is the specific responsibility of occupier in relation to a hazardous process? आज ही बताया था आप लोगों को मैंने, सेक्शन नंबर 85 शायद, सेक्शन नंबर 85 कितने मार्क्स के लिए आया था ये, 5 मार्क्स। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा उन लोगों को, सिर्फ यहां से ये वाले एक्ट का नाम हटाएंगे और नए एक्ट का नाम लिख देंगे और वापस से 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसका आंसर अपन लोग लिख रहे हैं साथ में, क्योंकि लिख सकते हैं ना, ऊपर वालों के आंसर्स लिख नहीं पाएंगे, इनका लिख सकते हैं। दिसंबर 25। क्वेश्चन नंबर 6A का सेकंड, अटेम्प्ट है दिसंबर 25। What is the specific responsibility of occupier in relation to a hazardous process under the Factories Act 1948? हालांकि हम लोग इसे क्या कर देते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट हटा देते हैं और इसकी जगह लिख देता हूं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कोड 2020। हाँ या ना, बराबर है। बाकी तो क्वेश्चन में कोई चेंज है ही नहीं। चलो लिखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 85, ऑफ मत लिखो यार, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 85, हाँ वहां लिखो।
occupier must maintain occupier must maintain accurate and updated health/medical records of workers exposed to hazardous substance. The record shall be accessible to workers. Additionally, occupier must appoint person with prescribed qualification to supervise handling of hazardous substances. Arrangements for medical examination of workers shall be made. Mandatory medical checkup before employment, after cessation, during employment, at least once in 12 month. आप लोग जब आंसर लिखे ना तो कोशिश करिए कि किसी भी सब्जेक्ट में बोल रहा हूं कि जैसे उन्होंने 12 मंथ लिखा है तो उसको कोशिश करके 12 मंथ ही लिखा करो, एक साल मत लिखा करो, क्योंकि जो चेकर होता है वो आंसर में 12 मंथ ही ढूंढता है। तुम एक साल लिखोगे ना तो उसको ऐसा लगेगा कि तुमने गलत लिखा है, जबकि लिखा सही है। पर फिर भी कोशिश करो कि ये छोटी छोटी गलतियां अवॉइड अगर कर सकते हो तो करो, क्योंकि ये आती है। हमने देखा है जब हम कॉपी चेक करते हैं तो हमें समस्या फेस करनी पड़ती है। ठीक है, ये खत्म हुआ अपना कौन सा क्वेश्चन, दिसंबर 25 का एक क्वेश्चन जो अपने लिए रेलेवेंट था। बराबर बात, क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? डन है यहां तक? ये हुआ दिसंबर 25। नाउ वी आर मूविंग टू जून 25। 3 नहीं 5 का था ये। इतना ही आएगा ना, इसमें एक्ट में इतना दिया हुआ है।
इसमें तो एक्ट, मतलब इसमें तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो एक्ट का आंसर है। एक्ट के अंदर प्रोविजन इतना सा है, तो अपन क्या करेंगे? जो एक्ट में था वो उन्होंने कॉपी किया मॉड्यूल में, अपन भी वहीं से लाएंगे आंसर। ढूंढो। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबॉलिशन एक्ट, क्या ऐसा कुछ अपन लोगों ने पढ़ा है? हाँ, इसी को तो रिपील किया है ना, तो ये वाला क्वेश्चन तो रेलेवेंट है। What principle govern the regularization of the contract labor, and under what conditions can contract workers seek regular employment under the provisions of Contract Labor Act 1970? फालतू क्वेश्चन नहीं अपने इसमें कवर्ड, ये नहीं ये नहीं। ठीक है, जून 25 में कुछ नहीं, जून 25 के पीछे दिसंबर 24। ये रहा। डिस्कस द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, क्या ऐसा कुछ अपन लोगों ने पढ़ा है? हाँ, ढूंढो। पढ़ा है, कवर्ड है ये। ठीक है, एक जगह से आवाज आई है, सेक्शन नंबर 57, देखता हूं। बिल्कुल बराबर। सेक्शन नंबर 57 की हेडिंग पढ़ो, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पढ़ो कि क्या ये दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, हाँ या ना। सेक्शन नंबर 57 में भी यही लिखा हुआ है कि किन किन जगह पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, तो वही तो पूछ रहा है, ये कहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, कहां पर नहीं कर सकते? कोर एक्टिविटी, हालांकि कोर एक्टिविटी की कुछ एक्सेप्शन है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो पूरा सेक्शन नंबर 57 अपने को यहां पर कॉपी करना है। चलो भाई, लिखो। सेक्शन नंबर 57 ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। Contract labor cannot be employed in core activities of establishment. However, contract labor may be engaged in core activities if activity is ordinarily, मतलब generally carried through contractor.
Activity does not require full-time worker. There is sudden increase in work. In event of any dispute, whether activity is a core activity or not, matter shall be referred to. Designated authority. Which shall give its final decision. जो फिर बाद में फाइनल डिसीजन देगी. हाँ या ना? बोलो, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? दिसंबर 24 वाले क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? हाँ, वापस से दिखा रहा हूं, 1 मिनट. ये हो गया. फिर चाइल्ड वाला अपन ने कुछ नहीं पढ़ा, ग्रेचुइटी नहीं पढ़ा, पेमेंट ऑफ वेजेस अभी नहीं पढ़ा. ये रहा. पावर ऑफ इंस्पेक्टर, ये अपने कोर्स का पार्ट नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं. ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. ठीक है. ये हुआ दिसंबर 24, जून 24. अरे क्वेश्चन तो देख लेना, एक ही क्वेश्चन होगा तो लिख के खत्म करेंगे ना, रुकेंगे क्यों अपन. व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ इंस्पेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग? ये अपन ने नहीं पढ़ा. क्या हुआ? विराज सर की क्लास चालू हो गई पर वो आए नहीं अभी. उनका मैसेज आया है कि वो 4:30 तक आएंगे. हाँ, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं. लो, अरे झूठ के क्या मैसेज दिखाऊं क्या तुम लोगों को अब? फिर ये भी नहीं है. ठीक है. अरे एक आध क्वेश्चन ही तो है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये नहीं है, ये भी नहीं है. देखो, क्वेश्चन ही तो नहीं मिल रहा एक तो. लो, लास्ट पेपर ही बच्चा अब तो, दिसंबर 23. उसमें भी मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा. लास्ट लास्ट क्या, अरे देखना तो पड़ेगा ना, क्वेश्चन तुम्हारे लिए करवा रहा हूं. मैं तो पास हूं. देखो, एक क्वेश्चन पढ़ो, लिखेंगे नहीं इसका आंसर, पर इसे थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा सकता है आप लोगों के एग्जाम में. पीपी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है. एग्जामिन वेदर द पीपी लिमिटेड इज कॉन्ट्राविनिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ. लॉ कौन सा जो अपन लोगों ने पढ़ा है वो वाला. रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स. कॉटन ओपनर्स को माना जाता है डेंजरस ऑपरेशन. क्या मानते हो उसे? डेंजरस ऑपरेशन. कॉटन ओपनर एक मशीन है जिसके अंदर कॉटन को फीड किया जाता है. कॉटन को फीड किया जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है. तो उसके पास में महिलाओं को रखना अलाउड नहीं है. सेक्शन नंबर 28 हुआ करता था फैक्ट्रीज एक्ट का. ऐसा कुछ स्पेसिफिक अपने को यहां पर नहीं दिया है, पर यहां पर अपने को यह जरूर दिया हुआ है कि विमेन से डेंजरस ऑपरेशन में काम करवा सकते हैं क्या? हाँ, एडिशनल सेफ्टी के साथ, उनकी कंसेंट लेने के बाद. तो जनरल, ये तो बहुत स्पेसिफिक है कॉटन ओपनर के बारे में, ऐसा नहीं, पर एक जनरल सा क्वेश्चन चाहे तो इसमें से बनाया जा सकता है. मैं बनाऊंगा, टेस्ट में लूंगा जब. ठीक है. ये नहीं है. फिर
लो सेम क्वेश्चन आया, लिखना ही नहीं इसको। ये देखो मैं तो क्वेश्चन बता रहा हूं, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू हैजार्डस प्रोसेस। जो एकमात्र नहीं, एक नहीं, दो क्वेश्चन लिखे मैंने। जो पहला क्वेश्चन आज लिखा वो यही वाला था, फिर ये नहीं ये नहीं ये नहीं, लो खत्म हो गया पेपर। इसका रेफरेंस, रेफरेंस लिखो क्वेश्चन नंबर 6A1, वो जो क्वेश्चन लिखा है उसी के आगे लिख लो बस, ये रहा, हाँ बता रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 6A1 दिसंबर 23, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 16 अब अपना पूरा कंप्लीट हो गया है अलोंग विद द क्वेश्चन। पुराने एक्ट से इतना ही ले सकते थे, लास्ट वाला आंसर लिखा नहीं तुम लोगों ने, लिखो। चलो भाई, जिन जिन लोगों ने आंसर लिख लिया है वो लोग जा सकते हैं। कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 18। कौन सा स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 18, ठीक है। चलो भाई, कल भी क्लास आप लोगों की 4:15 तक तो पक्का ही है। मैसेज ग्रुप पे आए या ना आए, टेस्ट है, काई का टेस्ट है? SBLL का, क्लास के बाद। अब सारे टेस्ट क्लास के बाद, क्लास में कोई टेस्ट हो रही नहीं, अब क्लास के बाद होगा, क्लास इसी समय पर लगेगी। चलो भाई, ऑनलाइन वालों आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें कर रहे हैं अपन लोग कल। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।